हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। यहाँ पे हम सीडीपी का पेपर 1 सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2 सेट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। आप जितना सेट प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे और कंटेंट लाएंगे आपके लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, एक शिक्षक को चाहिए कि यानी एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं एवं विविधता की अनदेखी करे। यहाँ पे देखिए, एक टीचर को चाहिए कि वह जो क्लास में है सभी संस्कृतियों का सम्मान करे, सभी कल्चर को सम्मान दे, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान समझे। ऐसा नहीं कि वह अनदेखी करे उनके क्या बोलते हैं, कहाँ से वो आए, भेदभाव मतलब विविधता को अनदेखी करे, भिन्नताओं को ऐसा नहीं है कंपेयर करे या फिर विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा दे, ये सब नेगेटिव है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि सभी कल्चर को सम्मान दे। यहाँ पे हमारा आज का दूसरा सवाल है, बच्चों की गलतियाँ बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या फिर अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। यहाँ पे देखिए, बच्चे की गलतियाँ यानी मिस्टेक अगर बच्चे करेंगे तभी वो सीखेंगे। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यह दिखता है कि बच्चे कितने लापरवाह है या फिर वो उनका कोई महत्व ही नहीं है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, बार बार अभ्यास जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसको कभी भी आपको सही नहीं मानना है। और ऐसा नहीं करना है कि बच्चे अगर कोई मिस्टेक करे उन्हें तुरंत सुधार दे, नहीं, पहले देखें कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसी के बेस पे उन्हें सुधार करना है, वो भी बाद में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अधिगम का एक भाग है। बच्चों का मिस्टेक अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि है। वह हमें यह जानने का मौका दे रही है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, वह कैसे कोई काम कर रहे हैं, यह हमें जानने का अवसर देती है बच्चों की गलतियाँ। यह एक पॉजिटिव है, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पे देखिए, हमारा तीसरा सवाल है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न यानी बच्चों को क्लास में सवाल, ऑप्शन है हमारा ए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अगर क्या हम क्लास में बच्चों को सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है ना कि उन्हें हम मौका ही नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। और पूछने से रोकना चाहिए? नहीं, बच्चों को क्लास में सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा 4 नंबर सवाल है, बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी जब बच्चे किसी एक्टिविटी में भाग लेंगे वह सबसे ज़्यादा सृजनशील कब होंगे, कैसे होंगे? देखिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर बच्चे कोई काम को पुरस्कार के लिए करेंगे तो क्या वो बच्चा सृजनशील है? नहीं है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, प्रेशर में करेगा तो अच्छा बच्चा होगा, अच्छा क्रिएटिव माइंड होगा? नहीं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये भी नहीं। अगर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा से कोई काम करेगा तब वह बच्चे अधिक सृजनशील होंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा 5वां सवाल क्या है, आकलन क्या है यानी असेसमेंट क्या है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, सीखने में सुधार का एक तरीका है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, या फिर बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। अब देखिए, अगर हम आकलन को, क्या हम ऐसा बोलेंगे कि बच्चे में कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देगा? नहीं, ये नहीं है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव, ये तो ऐसे ही गलत, ऐसा थोड़ी हम बच्चों को बहुत प्रेशराइज करेंगे, ऐसा नहीं है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। हमारा आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को उनके नंबर के हिसाब से लेबल करेंगे, ऐसा नहीं है।
ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब है। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अलग अलग लोगों की जो व्यक्तिगत भिन्नता हो उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन में है अध्यापक की असफलता, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को असफलता मानेंगे या फिर अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऐसा भी नहीं। और ऐसा नहीं कि हम लेबलिंग करेंगे योग्यता के अनुसार, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण। व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक क्लासरूम में अलग अलग जगह के बच्चे होंगे तो एक दूसरे से ही वो बहुत कुछ सीख जाएंगे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है इसको एक संसाधन के रूप में देखा गया है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में देखा गया है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्या के हल हेतु निश्चित उपयोग की प्रक्रिया को बढ़ावा देकर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समरूपों के उपयोग को बढ़ाकर। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कि हम बच्चों में डर की भावना पैदा करेंगे या फिर समस्या के हल हेतु निश्चित उपयोग, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर विधि नियम रूल बताएंगे उसी के अनुसार हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर एक नियम हर प्रॉब्लम के लिए काम नहीं करेगा। लगातार अभ्यास तो आपका ऐसे ही नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि उनको लगातार अभ्यास करवाएंगे, ऐसा नहीं। समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर, मतलब उसी टाइप के और सवाल देंगे ताकि बच्चे उसको सॉल्व करें। जैसे अगर हम उनको टेबल पढ़ाएंगे तो बहुत सारे टेबल को सिखाएंगे या फिर उसी से जुड़े हुए प्रैक्टिस करवाएंगे, इनटू देंगे, मल्टीप्लाई देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, उसी सवाल को और अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब हमने जो चीज़ सिखाया है उसी का सवाल बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा 8 नंबर सवाल है, आप बच्चों के अनपढ़ माता पिता को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। यानी एक टीचर या फिर कोई भी एक बच्चों के अनपढ़ माता और पिता को, गार्जियन को अंग्रेजी सिखाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा। आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप मातृभाषा की सहायता से, यहाँ पे इससे नहीं होगा, आप मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि हम बच्चों से अंग्रेजी में ही केवल बात करेंगे या फिर उनका मदर टंग बोलने से रोकेंगे, उन्हें बाध्य करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उनकी मातृभाषा को रिसोर्स बनाएंगे और हम बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे। बच्चे की मातृभाषा की सहायता से हम उनको अंग्रेजी सिखाएंगे। कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों के बेसिक से सिखाएंगे ना, उनके जान पहचान की भाषा से, बच्चे अच्छे भावना से और अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा अगला सवाल है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यानी शिक्षा का मेन एम क्या है। देखिए ऑप्शन, बौद्धिक विकास, आजीविका कमाना, पढ़ना लिखना सीखना, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऐसा नहीं है ना कि केवल धन कमाने के लिए पढ़ना है या फिर बस पढ़ना लिखना सीखना है इसलिए पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल बौद्धिक विकास। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए हमारी शिक्षा का मेन एम, मेन उद्देश्य। हमारा आंसर होगा डी। यहाँ पे देखिए, हमारा 10 नंबर सवाल है, वाइगोत्स्की ने बच्चों की स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है निजी संवाद, पारस्परिक संवाद, आंतरिक संवाद, या फिर पारिवारिक संवाद। तो हम सभी को मालूम है वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच, यानी निजी संवाद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारा 11 नंबर सवाल है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों वाले कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। यहाँ पे पूछा है कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। देखिए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ऐसा थोड़ी है कि वो कंटेंट को प्रस्तुत नहीं करेगा, जरूर करेगा। संचार और अभिव्यक्ति भी करेगा, संचार भी करेगा, सूचना के दृष्टिकोण भी देगा,
विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादी विचार। बट यहाँ पे जो है ना रूढ़िवादी विचार, ऐसा नहीं देखना है कि विद्यार्थियों को उनके बैकग्राउंड से लेके, कल्चरल बैकग्राउंड या फिर सोशल बैकग्राउंड को लेके भेदभाव करना है, कोई रूढ़िवादी विचारधारा को प्रोत्साहित नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा डी सही जवाब। यहाँ पे हमारा 12 नंबर सवाल है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षक को क्या करने से बचना चाहिए। यहाँ पे भी पूछा है बचना चाहिए। देखिए ऑप्शन देखिए, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपने संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए साझा करना, या फिर विद्यार्थियों के बीच सम्मान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ये देखिए ऐसा नहीं है ना कि वह बढ़ावा नहीं देगा, टीचर ज़रूर बढ़ावा देगा, ये सही है। साझा भी करेगा अपनी संस्कृति को पेश करने के लिए और अलग अलग कल्चर के उदाहरण भी लाएगा, बट मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र के कल्चर को वह प्रमोट नहीं करेगा। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ऐसा नहीं है कि वह टीचर जिस जगह पे है वहीं के कल्चर को सपोर्ट करेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टीचर को यह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा 13 नंबर सवाल है, विवेचनात्मक शिक्षण का यह विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से वाद विवाद नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या फिर विद्यार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण है। यानी विद्यार्थी का अपना जो अनुभव है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे सही जवाब होगा वो हमारा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, क्यों? बच्चे का जो अपना अनुभव है ना वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से जो सीखते हैं वो उसका कोई प्रसंग नहीं है, वो रॉन्ग है, या फिर उन्हें वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे अगर पॉजिटिव वे में, तो वह और अच्छे वे में सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि कक्षा में टीचर को हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन कायम करके रखना है, हमेशा ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वह हमारा सही आंसर है। देखिए हमारा सवाल है, विद्यालय आधारित आकलन मूल रूप से किस सिद्धांत पे आधारित होता है। ऑप्शन देखिए, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड देना चाहिए, बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को जानते हैं, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकाय की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय आधारित आकलन मूल रूप से किस सिद्धांत में होना चाहिए। यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मतलब जो विद्यालय के टीचर है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से जानेंगे ना अपने बच्चों को कि वो किस विषय में कैसे है कैसे नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत किफ़ायती होना चाहिए, अच्छे ग्रेड लाना चाहिए, या फिर अधिक सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अंदर कैपेसिटी है, बट यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। यहाँ पे देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो हम सभी को मालूम है बच्चों का सबसे पहला स्कूल है उसका परिवार। क्यों? बच्चा सबसे पहले अगर कुछ सीखता है अपने परिवार के लोगों से। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल पे बने रहिए। आगे और भी वीडियो आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए।